मध्यकालीन भारत के इतिहास के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अरबों द्वारा सिंध पर विजय। उसके बाद देखा था महमूद गजनबी द्वारा भारत पर आक्रमण। आज की क्लास में उसी के आगे से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है मोहम्मद गोरी 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक, है ना। मोहम्मद गोरी जो था उसका पूरा नाम था सिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसका पूरा नाम था। ये संसवनी वंश से बिलोंग करता था, संसवनी वंश था, उससे बिलोंग करता था। अच्छा, हम आपको बता दें कि गोरी जो इसका टाइटल है लास्ट में, ये बेसिकली गोर पहाड़ी होती थी। एक तरफ अफ़गानिस्तान का हिरात वाला प्रांत था, एक तरफ अफ़गानिस्तान का गजनी प्रांत था, जहाँ जहाँ का रहने वाला महमूद गजनबी था, है ना। तो अफ़गानिस्तान के हिरात प्रांत एक तरफ पड़ता था, एक तरफ पड़ता था अफ़गानिस्तान का गजनी वाला प्रांत। इन दोनों के बीच में एक पड़ती थी गोर पहाड़ी। इस गोर पहाड़ी के ही आसपास वाले क्षेत्र पर गोर वंश की नींव पड़ी थी, और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था अलाउद्दीन जहाँ सौज। अगर पूछेगा कि गोर वंश का संस्थापक कौन था, जो कि अफ़गानिस्तान के गोर पहाड़ी वाले क्षेत्र में इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसका संस्थापक था अलाउद्दीन जहाँ सौज। लेकिन भारत में अगर पूछेगा गौर वंश का संस्थापक कौन सा, तो मोहम्मद गोरी रहेगा, या वास्तविक संस्थापक पूछेगा तब भी मोहम्मद गोरी लगाया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर कौन कौन से आक्रमण किए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे। इसमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम मेंशन करा देंगे आपको, वही आप याद कर लीजिएगा। पहला आक्रमण है मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया जाएगा। मुल्तान पर इस समय जो है, जो सिया संप्रदाय होता है ना, इस्लाम धर्म का जो सिया संप्रदाय होता है, सिया और सुन्नी, उसी सिया में से जो है करमाथी करमाथी वंश के बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। उनके खिलाफ ये पहला आक्रमण करता है अपना 1175 ईस्वी में। और ये क्या करता है, मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे के से होकर आता है। भारत में इसमें मान के चलिए आप कि 3 ही मेन रास्ते थे जिसके माध्यम से आक्रमणकारी आते थे। या तो वो गोमल दर्रे से आएंगे, या तो वो बोलन दर्रे से आएंगे, गोमल दर्रा या तो बोलन दर्रा, या फिर वो मकरान से आते थे। ज़्यादातर इसी रास्ते से आते थे, है ना। तो ये किस रास्ते से आया था, गोमल दर्रे से आया था। उसके बाद 1176 में दोबारा ये सिंध पर आक्रमण करेगा। सिंध का उच्च वाला क्षेत्र, यहाँ पर इस समय भट्टी राजपूत रहते थे, और भट्टी राजपूत को यहाँ पर क्या करेगा, ये पराजित करेगा। नेक्स्ट उसके बाद ये 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1178 ईस्वी वाला। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करेगा। गुजरात पर इस समय चालुक्य वंशी शासक मूलराज सेकंड यहाँ पर रहता था। उसके अलावा मूलराज सेकंड की माँ, उनका नाम है नायिका देवी। इन दोनों का यहाँ पर सवाल ये संयुक्त शासन चल रहा था। तो इसी युद्ध में क्या करता है, मूलराज एवं उसकी माँ नायिका देवी दोनों मिलकर इसी युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करते हैं। कायदा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, कायदा नामक स्थान पर क्या करते हैं, गोरी को पराजित करते हैं। और गोरी की भारत में पहली हार थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि कौन से युद्ध में गोरी पहली बार भारत में परास्त हुआ था, तो वो था गुजरात। ठीक है, जब वो गुजरात पर आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में, तो यहीं पर चालुक्य वंशी शासक मूलराज एवं उनकी माँ नायिका देवी इनको क्या करती हैं, कायदा नामक स्थान पर पराजित कर देती हैं। उसके बाद 1179 ईस्वी में 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण करेगा। 1181 में लाहौर पर आक्रमण करेगा। लाहौर पर याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 81 वाला जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम जो है हाईलाइट करवा देंगे। 1181 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण करेगा। यहाँ का शासक होता है खुसरो मलिक। कौन होता है, खुसरो मलिक होता है, जो कि गजनी वंश का अंतिम शासक होता है ना। जो गजनी वंश चल रहा था महमूद गजनबी वाला, उसका अंतिम शासक खुसरो मलिक यहीं लाहौर पर इस समय समझ लो रूल कर रहा होता है, छोटे से एरिया में। तो इसी पर आक्रमण करता है, लेकिन इस युद्ध में उसको हरा नहीं पाता है। उसके बाद दोबारा क्या करेगा, 1186 में दोबारा आक्रमण करेगा ये लाहौर पर। इसी युद्ध में इनको हरा देता है खुसरो मलिक को। ओके। उसके बाद है 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण करेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध है, ये देखो, ये सब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था हमने बता दिया। पहला आक्रमण इसका याद रख लीजिएगा आप, 1178 वाला याद रख लीजिएगा। उसके बाद 1181 वाला याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1191 ईस्वी में त्राइन का पहला युद्ध होगा। किसके किसके बीच में होगा, चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, और उसके अलावा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में त्राइन का प्रथम युद्ध होगा 1191 ईस्वी में। अच्छा, त्राइन पड़ता कहाँ पे है, त्राइन जो आपका प्रेजेंट टाइम का हरियाणा राज्य है, उसी हरियाणा राज्य में एक जिला पड़ता है, उसका नाम है करनाल। उसी करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है त्राइन। वहीं पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में।
और इसमें क्या होता है, गोरी की पराजय होती है। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, विजयी होते हैं, है ना। और चौहानों को क्या मिलता है, भटिंडा प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया था ना गोरी ने, और भटिंडा पर क्या कर लिया था, आक्रमण कर लिया था, मतलब अपने कब्जे में कर लिया था, आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिया था। और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की जब विजयी हो जाती है, इसमें गोरी क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है, पराजित हो जाता है, तो चौहानों को क्या होता है, भटिंडा दोबारा से मिल जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होगा। मतलब 91 में और 92 में लगातार 2 युद्ध होंगे तराइन के। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होगा। इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होगी, है ना। और ऐसा माना जाता है कि इसी युद्ध में जयचंद, जो कि कन्नौज का शासक था, उस जयचंद ने गोरी का साथ दे दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी, है ना। और ऐसी भी कहानियाँ पढ़ने को मिलती है कि जो जयचंद था, उसकी बहन जो है पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था, इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। ओके, तो ये हो गए 2 युद्ध। यही समझ लीजिए भारत में इसके बाद दिल्ली सल्तनत जो स्टेब्लिश होगी, उसके स्टेब्लिश होने का समझ लीजिए यही निर्णायक युद्ध माना जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान जो कि इस समय का शक्तिशाली राजा था, उसकी पराजय हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है तराइन की। देखिए तराइन सेकंड की विजय के उपरांत गोरी क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके 2-3 वो होते हैं, क्या नाम है, मान के चलिए आप दास टाइप के होते हैं। एक होते हैं नासिरुद्दीन कुबाचा गोरी के, एक होते हैं कुबाचा, एक होते हैं ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक होते हैं यालदौज, एक होता है बख्तियारुद्दीन खिलजी, बख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन खिलजी। ये 3-4 लोग इसके दास होते हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आप एबल था, सबसे ज़्यादा जो समर्थ या कह सकते हैं गुणवान जो था, वो ऐबक था, है ना। तो तराइन की सेकंड विजय के उपरांत क्या होता है, गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम में प्रशासक नियुक्त करके क्या चला जाएगा, गजनी वापस चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है, गजनी चला जाता है वापस। गजनी और जो गोरी था दोनों आसपास था, जो वंश था दोनों आसपास स्टैब्लिश था, तो वहाँ चला जाता है। और दिल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप, कि जो दिल्ली था वो गोरी के भारतीय राज्य की राजधानी थी। चूँकि मोहम्मद गोरी यहाँ पर आक्रमण करता है, तो यहाँ पर दिल्ली को समझ लीजिए, दिल्ली को यह राजधानी बनाता है। किसको बनाता है, दिल्ली को, है ना। उसके बाद देखिए आप 1194 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होगा। चंदावर के युद्ध में क्या होगा, जयचंद और गोरी के बीच में युद्ध होगा। कन्नौज के शासक थे ना जयचंद वही जिन्होंने क्या किया था, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। अब मोहम्मद गोरी क्या करेगा, उन्हीं के खिलाफ आक्रमण करेगा। कन्नौज के शासक जयचंद के खिलाफ मोहम्मद गोरी क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और इस युद्ध में क्या करेगा, गोरी जयचंद को पराजित कर देगा। चंदावर पड़ता कहाँ पे है, ये प्रेजेंट टाइम जो इटावा है, इटावा और कन्नौज वाला क्षेत्र, उसी के आसपास पड़ता है चंदावर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, बंगाल एवं बिहार की विजय गोरी के एक सरदार होता है, उसका नाम होता है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये क्या करता है, जो बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र होता है उसको जीतता है। कौन जीतता है, बख्तियारुद्दीन इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, है ना, ये जीतता है। उसके बाद देखिए आप, गोरी क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ का शासक बना के चला जाता है, कोहराम का शासक बना के चला जाता है। उसके बाद 1205 ईस्वी में दोबारा फिर आएगा ये गोरी। क्यों आता है, क्योंकि इस समय होता क्या है कि खोखर एक जनजाति थी, इन खोखर बहुत आक्रमण कर रहे होते हैं, तो इन खोखरों को दबाने के लिए दोबारा आता है। और गोरी इन लोगों को दबा के समझ लो भारत से वापस लौट ही रहा होता है कि दम्यक नामक स्थान पर क्या हो जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है ना। और यहीं पर गोरी खत्म हो जाएगा, समझिए। अब उसके बाद आगे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो है इस्टेब्लिश होगा, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि मोहम्मद गोरी ने क्या क्या किया था। जैसे कि कौन कौन से सिक्के चलवाए थे, है ना, या इसके दरबारी कभी कौन रहता था, या और भी इसके बारे में क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले आप नीचे यहाँ देख लीजिए। देखिए जैसे ही गोरी समझ लीजिए यहाँ से जाने वाला होता है, तो वो क्या करता है, उत्तर भारत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता है। उच्च या सिंध वाला जो शासक होता है उसको नासिरुद्दीन कुबाचा को नियुक्त करता है। उसके अलावा जो सिंध वाला क्षेत्र होता है उसका शासक इसको नियुक्त करता है, ताजुद्दीन यालदौज। वही जो हमने 3-4 नाम नहीं लिखे थे कि 3-4 दास रहते थे इसके समय पे। तो समझिए आप, बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में बख्तियारुद्दीन खिलजी, उसके बाद जो है उत्तर भारत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाएगा, उच्च का शासक बन जाएगा नासिरुद्दीन कुबाचा, और उत्तरी सिंध का कौन बन जाएगा, ताजुद्दीन यालदौज। ये पूरा होता है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, सिक्के। जैसे इसने जो सिक्के चलवाए थे, दिल्ली वाला नामक सिक्का चलवाया था इसने। कौन सा, दिल्ली वाला, कहीं कहीं मिलता है, कहीं दिल्ली वाला मिलता है, दिल्ली वाला या दिल्ली वाला, ऐसे लिखा रहेगा, दिल्ली वाला या फिर दिल्ली वाला।
दिल्ली वाला नामक सिक्का चलाएगा ये 50 ग्रेन का होता था ये सिक्का। और गोरी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और क्या होता था, लक्ष्मी और नंदी के चित्र बने होते थे, तो दूसरी ओर क्या होता था, कलमा अंकित होता था, है ना। कलमा एक तरफ लिखा होता था, एक तरफ लक्ष्मी और नंदी के चित्र बने होते थे। उसके अलावा मोहम्मद बिन साम इसके बड़े भाई का नाम था, तो मोहम्मद बिन साम नाम भी अंकित होता था इसके सिक्कों पर, है ना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो दिल्ली वाला कॉइन जो है वो जारी करता था, उसके अलावा इसके सिक्के पर लक्ष्मी और नंदी एक तरफ लिखे होते के चित्र बने होते थे, दूसरी ओर कलमा लिखा होता था। उसके अलावा मोहम्मद बिन साम इसके भाई का नाम भी उस पर अंकित होता था। कवि देखिए कौन कौन से कवि रहते थे इनके दरबार में, एक है फ़खरुद्दीन गाजी तथा दूसरे हैं नज़ामी उरूजी। कौन कौन है, एक है नज़ामी उरूजी, एक है फ़खरुद्दीन गाजी। ये दो जो है समझिए इनके दरबार में दो विद्वान रहते थे। उसके अलावा देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत भारत में मोहम्मद गोरी के समय में ही होती है। इक्ता प्रणाली हम लोग पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में ना, अभी आगे क्लास में हम देखेंगे। तो जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने क्या किया था, उसको समझ लीजिए ऑर्गेनाइज किया था, संगठित किया था, वेल स्ट्रक्चर्ड किया था, है ना। लेकिन शुरुआत जो कर दी थी इक्ता प्रणाली को किसने की कर दी थी, मोहम्मद गोरी ने कर दी थी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप दिल्ली सल्तनत। अब देखिए गोरी की जो है डेथ हो जाती है, और गोरी के क्या होते हैं, गोरी के 3-4 दास होते हैं, जैसे उसमें से ऐबक होता है, नासिरुद्दीन कुबाचा होता है, बख्तियारुद्दीन खिलजी होता है, ताजुद्दीन याल्दौज होता है ना। इसी में से जो ये सरदार था या दास था उसका नाम था ऐबक। वो ऐबक क्या करेगा, वही आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की नींव डालेगा, और यहीं से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगी। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी तक चलेगा, 320 साल। इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। आप इसको पूरा का पूरा करके जाइए, 90 to 95% क्वेश्चन की गारंटी है आपकी किसी भी एग्ज़ाम में प्रीलिम्स के। ओके, तो इसमें देखिए आप दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलेगा। इसमें 320 वर्षों तक 5 राजवंश शासन करेंगे। 5 कौन कौन से, पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, पाँचवा है लोधी वंश। ओके, पहला कौन सा है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सीक्वेंस में है। तो देखिए गुलाम वंश का दूसरा नाम ममलूक वंश है, या इसी का नाम इलवरी वंश भी है। ठीक है, एक एक इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखिए आप। गुलाम वंश, पहला वंश कौन था, गुलाम वंश या ममलूक वंश या इलवरी वंश। ये चलेगा 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। कब से कब तक चलेगा पहला वाला, 1206 से 1290 तक। ठीक है, इसमें टोटल 11 शासक आएंगे, टोटल 11 शासक इस वाले में, इस वाला जो वंश रहेगा इस वाले वंश में टोटल 11 शासक आएंगे, और टोटल ये 84 वर्ष तक चलेगा। कितने वर्ष तक चलेगा, 84 वर्ष तक। दूसरा आप देखिए खिलजी वंश, खिलजी वंश इसी के आगे से 1290 से 1320 तक। कहाँ से, 1290 से 1320 तक। इसमें टोटल 5 शासक रूल करेंगे और 30 वर्षों तक करेंगे, 5 शासक 30 वर्षों तक। तीसरा देखिए आप तुगलक वंश इसी के आगे से 1320 से 1414। इसमें टोटल 9 शासक आएंगे, और 9 शासक कब तक राज्य करेंगे, 94 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 94 वर्ष तक। उसके बाद देखिए सैयद वंश में 1414 से लेकर 1451। इसमें 4 शासक केवल आएंगे, और ये 37 साल तक जो है शासन करेंगे। कितने साल तक करेंगे शासन, ये 37 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लास्ट लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। कब तक, 1526। 1526 में ही पानीपत की लड़ाई हो जाएगी, और यहीं पे बाबर आ जाता है। इसके बाद यहीं से मुगल वंश स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी, और कौन सी वंश स्टार्ट हो जाएगी 1526 के बाद से, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही समझिए आप बाबर आक्रमण कर देगा भारत पर, और इसी समय मुगल वंश की नींव हो जाती है। ठीक है, नींव पड़ जाती है। तो 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश, इसमें कुल 3 शासक होंगे, और 75 वर्ष तक ये जो है 75 साल तक क्या करेंगे, ये शासन करेंगे। तो आप देखिए इसमें अगर ईयर वाइज पूछेगा, सबसे लंबे समय तक वर्ष के आधार पर सबसे लंबे समय तक कौन से वंश ने शासन किया था, तो तुगलक वंश ने 94 साल सबसे लंबे समय तक। और सबसे कम अगर पूछेगा तो सबसे कम किसने किया था, खिलजी ने किया था। खिलजी वंश ने सबसे कम 30 वर्ष तक किया था। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा शासक कौन से वंश में थे, तो वो थे पहले वाले में, गुलाम वंश में 11 शासक थे। अगर पूछेगा सबसे कम शासक कौन से वाले में थे, वो थे लोधी वाले में, 3 शासक थे। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने कई जगह से लाकर एक जगह पर आपको समराइज करके बताया है। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहला कौन सा है, गुलाम वंश। पहला कौन सा था, गुलाम वंश। कब से कब तक था ये, 1206 से लेकर
1290 ईस्वी तक। अब देखिए इसमें भी ये अलग अलग किताबों, ये सारी किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन हमने क्या किया है कि इसको एक जगह पर लाकर समराइज़ किया है, ठीक है। इसमें देखिए पहला वाला आपका कौन सा, गुलाम वंश या ममलूक वंश या इल्बरी वंश। इसमें भी तीन वंश बेसिकली आते हैं। कौन कौन सा, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। कुतुबी वंश 1206 से लेकर 1210 तक चलेगा। शमसी वंश 1211 से लेकर 1266 तक चलेगा। बलबनी वंश चलेगा आपका 1266 से लेकर 1290 तक। ओके। अब कुतुबी वंश में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, आराम शाह, 2 शासक पढ़ेंगे इसमें। लेकिन देखिए आप आपको चीज़ बता दें हम कि सारे के सारे शासक के बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे कि पढ़ना किसके किसके बारे में है, ऐबक के बारे में पढ़ना है, हल्का फुल्का आराम शाह के बारे में देख लेना है। उसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेना है, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेना है ना। इसमें बलबन के बारे में पढ़ लेना है। ऐसे 4-5 जो शासक बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में पढ़ना, बाकी सबके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नाम मात्र के शासक थे केवल। ओके। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ये समझिए पहला शासक था, 1206 से लेकर 1210 तक ये शासन करेगा। इसको क्या किया था, गोरी ने इसको, निसापुर नामक बाजार था एक, उस बाजार से इनको खरीद के लाया था गोरी, क्योंकि दास थे ना ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गोरी के दास थे। इनको जो है गोरी क्या करेगा, इनको खरीद के लाएगा और 1192 से लेकर 1206 तक इनको गोरी क्या करेगा, अपने सैनिक के रूप में इनको नियुक्त किया रहेगा, ये इसके सैनिक रहेंगे। उसके बाद 1206 से 1208 वाला जो पीरियड होता है, इसी में इनको दास्ता से मुक्त कर देगा। मतलब इनको अब ये अब दास से मुक्त हो गए, अब मतलब अब ये बड़े बड़े पदों पर भी जा सकते हैं। और दास्ता से मुक्त करने के बाद ही इनको ये मलिक एवं सिपह सालार, ये सब समझ लीजिए सैन्य वाले पद हैं, ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े पद होते थे सैनिक वाले में, ठीक है। तो मलिक एवं सिपह सालार इनको नियुक्त कर देगा। 1208 से लेकर 1210 तक स्वतंत्र शासक के रूप में क्या करेगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कार्य करेगा, है ना। और ऐबक की जो डेथ होती है वो लाहौर में ही होती है, लाहौर में इसको दफनाया गया है। ये पोलो खेल रहा था, पोलो मतलब चौगान, उस समय इसको चौगान बोलते थे, प्रेजेंट टाइम का पोलो, वही खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। ये इसके बारे में है, लेकिन इसके बारे में और आगे नेक्स्ट और देखेंगे। उपाधियाँ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उपाधियाँ देखिए आप, सबसे पहला देखिए आप कुरान खां। कुरान खां क्योंकि कुरान की आयतों को ये बहुत सुरीली आवाज़ में पढ़ता था, ठीक है। और ये समझ लीजिए प्रेजेंट टाइम का हाफिज़ होते हैं जिनको कुरान पूरी याद होती है। ये क्या था, इसको जो है पूरी कुरान जो है ऐसी रटी हुई थी, है ना। तो इसको कुरान खां की उपाधि मिली थी। इसको लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि इसका जो नेचर था बहुत दान टाइप था, ये दान वान बहुत देता था। पील बख्श, है ना। हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय किसने कहा है, मिनहाजुद्दीन सिराज ने कहा है। मिनहाजुद्दीन सिराज जो है वो हिस्टोरियन है ना, इतिहासकार हैं मिनहाजुद्दीन सिराज। तो मिनहाजुद्दीन सिराज जो है, हातिम द्वितीय, इन्होंने कहा इनको पील बख्श कहा जाता था, इसको लाख बख्श कहा जाता था, कुरान खां कहा जाता था। जो ऐबक होता है, ऐबक, ऐबक का मतलब होता है मीनिंग, जैसे हर किसी के लगभग नाम का एक अर्थ होता है ना, ऐसे ऐबक जो था उसके नाम का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी। उसके अलावा इसको देखिए, कुछ हमने जैसे बताया नहीं था कि दास्ता से पहले ये दास था, फिर दास्ता से इसको मुक्त किया गया था, फिर सैनिक पदों पर इसको बैठाया जाता था। तो सैनिक पदों में इसको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी, जैसे पहला है मलिक, सिपह सालार, अमीर आखूर, इन सब पदों पे बैठ चुका था। उसके बाद जाके ये राजा बनता है, ठीक है। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को न्यायपूर्ण राजा के रूप में जाना जाता है। कैसे राजा के रूप में, न्यायपूर्ण राजा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ऐबक ने क्या किया था, डिप्लोमेसी का प्रयोग करते हुए इसने बहुत ही चालाकी और चतुराई से, ताकि जो है इसके जो दुश्मन हो, इसके दुश्मन कौन कौन से थे, जाहिर सी बात है जब सारे लोग दास या सरदार रहेंगे तो उसमें हर कोई चाहेगा कि मैं राजा बनूं। तो जासिद्दीन कुबाचा जो था वो भी प्रयास कर रहा था, इल्तुतमिश भी कर रहा था, उसके अलावा जो है यालदौज भी कर रहा था, है ना, यालदौज भी कर रहा था, ये सब सारे लोग कर रहे थे। तो ऐबक ने क्या किया कि जो नासिरुद्दीन कुबाचा था उसकी उसकी बहन से खुद शादी कर लिया इसने। ऐबक ने नासिरुद्दीन कुबाचा से, जो कि उच्च का शासक था, इसकी बहन से खुद शादी कर लिया और अपनी लड़की, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, इल्तुतमिश से, जो पावरफुल थे, ताकि जो दुश्मन है वो दोस्त में चेंज हो जाएँ, दोस्त में बदल जाएँ, ठीक है, उनसे रिश्ते हो जाएँ। तो उसने क्या किया कि नासिरुद्दीन कुबाचा की बहन से खुद शादी कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इल्तुतमिश से, ठीक है। ये 2 काम इसने किया था। और 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। इसने क्या किया था, इसका जो इनकॉर्नेशन हुआ था 1206 ईस्वी में हुआ था 24 जून को। और इसकी राजधानी कौन सी थी, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरी ने दिल्ली को बनाया था, जबकि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दरबारी कवि देखिए आप, इसके जो है दरबारी कवियों में 2 लोग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐबक के दरबारी कवियों में 2 लोग का नाम इंपॉर्टेंट है। पहले हैं हसन हसन निज़ामी। पहला कौन सा है, हसन निज़ामी। हसन निज़ामी की जो किताब है उसका नाम है ताजुल मासिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। हसन हसन निज़ामी, हसन निज़ामी की किताब का क्या नाम है, ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। उसके अलावा दूसरे कौन थे, फ़क्र मुदव्विर, फ़क्र मुदव्विर,
ठीक है, ये 2 दरबारी कवि थे, इनके बारे में आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए स्थापत्य, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया था भारत में। जैसे पहला देखिए आप, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में बनवाया था इसने ये। अच्छा, ये बनवाया था पहले यहाँ पे इसके कुव्वतुल इस्लाम बनने से पहले यहाँ पर जैन एवं वैष्णव मंदिर था, उसी के स्थान पर इसने बनवा दिया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, है ना। दूसरा देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, ऐसा कहा जाता था कि ये 2.5 दिन में ही बन के तैयार हो गया था। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनवाया था उसने, वो अजमेर में बनवाया था। और किसके स्थान में बनवाया था? यहाँ पर संस्कृत स्कूल चलता था, और संस्कृत स्कूल जो था उसको बनवाया था भीषल देव ने। किसने बनवाया था? भीषल देव द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत स्कूल था, उसी संस्कृत स्कूल को तुड़वा कर या उसी के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके अलावा लास्ट है कुतुब मीनार। कौन सा है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की स्थापना भी स्टार्ट करवाई थी इसी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली में, है ना। देखिए इसमें इसके बारे में आप देखिए, नया चित्र बनाया हुआ है। अच्छा, पहले ये जान लीजिए आप, कुतुब मीनार था, इसको इसने बनवाया, इसको इसने बनवाना शुरुआत करवाया था दिल्ली में। और किस लिए बनवाना शुरू करवाया था? क्योंकि जो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे ये सूफी संत थे, इनका बहुत बड़ा समझ लीजिए फॉलोवर था। ठीक है, इनका समझ लीजिए ये मुरीद था, एक प्रकार से कह सकते हैं आप, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ही इसने कुतुब मीनार की स्थापना कराना प्रारंभ किया, और दिल्ली में ही इसने इसकी नींव डाली, है ना। नीचे से देखिए आप, जो ये टोटल 5 मंजिल है इसमें, कुतुब मीनार में क्या है, टोटल 5 मंजिल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवां। तो जो पहली मंजिल थी उसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है 1210 में, है ना, हमने पीछे बताया ही, 1210 में चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसकी जो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल होती है वो बनवाता है इल्तुतमिश। कौन बनवाता है? इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बनेगा, इल्तुतमिश। वो बनवाएगा दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल। लास्ट मंजिल जो 5वीं है उसको बनवाता कौन है? फिरोज तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था, उसने बनवाया था 5वीं मंजिल। और 5वीं मंजिल एक बार ये मतलब इसमें कुछ कह सकते हैं खराबी आ जाती है, कुछ दीवारें वगैरह जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है, तो उसका मरम्मत करवाया था सिकंदर लोदी ने। तो टोटल इसमें 4 लोगों का नाम है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पहली मंजिल बनवाएगा, दूसरी, तीसरी, चौथी बनवाएगा इल्तुतमिश। पहला बनवाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा दूसरा तीसरा चौथा बनवाएगा इल्तुतमिश, पाँचवा बनवाएगा कौन? फिरोज तुगलक। और इसी 5वें वाले की मरम्मत करवाएगा कौन? सिकंदर लोदी। तो ये आज हमारा जो है दिल्ली सल्तनत के पहले जो कह सकते हैं शासक के बारे में हमने देख लिया, और दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इल्तुतमिश के आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।